दो लाइब्रेरी दिखाई थी, एक और पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर हम यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी होती है, पाईट्यूब फिक्स नाम से। तो पिप इंस्टॉल करिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, लिखिए पिप इंस्टॉल पाईट्यूब फिक्स। वो एक कल वाला पासवर्ड यूज कर लो इंटरनेट के लिए, पिप इंस्टॉल पाईट्यूब फिक्स। तो ये लाइब्रेरी आपको पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मेरे में ऑलरेडी है तो आपको करनी होगी। तो ये लाइब्रेरी क्या करती है, यूट्यूब से वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए यूज करी जाती है। चलो अब इसका यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम में वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस मॉड्यूल के लिए, इंपोर्ट पाईट्यूब फिक्स। अब इस पाईट्यूब फिक्स मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है यूट्यूब, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, पाईट्यूब फिक्स डॉट यूट्यूब। तो ये फंक्शन हमसे क्या मांगेगा एक्चुअल में, ये क्लास का नाम है, अभी क्लास हमने पढ़ी नहीं तो आप इस यूट्यूब को एक फंक्शन मान लीजिए। तो इस फंक्शन में आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में यूआरएल पास करना होता है। यूआरएल उस वीडियो का जिसको आप यूट्यूब से डाउनलोड करना चाहते हैं। वो वीडियो पब्लिक लिस्ट में होना चाहिए यूट्यूब पर, है ना, उस पर कोई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करके दे देगी। ठीक है? अब ये वीडियो जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करने वाले हैं, आपको उस वीडियो का एक कनेक्शन मिल जाएगा, कनेक्शन। अब यूट्यूब पर जब कोई वीडियो पब्लिश करी जाती है तो उसको वो कई सारे स्ट्रीम्स में स्टोर करते हैं। स्ट्रीम्स कहने का मतलब फॉर्मेट समझिए, कई सारे फॉर्मेट जैसे लो क्वालिटी, एचडी क्वालिटी, सिर्फ ऑडियो, सिर्फ वीडियो। तो इस तरह से हर वीडियो के 10-12 फॉर्मेट वो बना बना के रखते हैं, जिनको टेक्निकली हम स्ट्रीम्स कहते हैं। तो हर वीडियो की कई सारी स्ट्रीम्स हमारी होती है। तो जो वीडियो का यूआरएल आप यहाँ मेंशन करेंगे, पहले आपको ये पता करना होगा कि वो वाला वीडियो कितनी स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, मतलब कितने फॉर्मेट में अवेलेबल है। क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे तो पर्टिकुलर फॉर्मेट का ही वीडियो डाउनलोड होगा। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो जितने फॉर्मेट में अवेलेबल है सारे फॉर्मेट का ही डाउनलोड आपका हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहां लिखेंगे प्रिंट कनेक्शन डॉट स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स नाम से एक वेरिएबल है इस कनेक्शन के अंदर, फंक्शन नहीं है, स्ट्रीम्स नाम का एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या करेगा, जिस यूआरएल का कनेक्शन आपको मिला हुआ है उसकी जितनी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, उसके जितने फॉर्मेट अलग अलग अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे एक लिस्ट में रखकर आपको दे देगा, यानी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर सर किस वीडियो को आप डाउनलोड करेंगे उसका यूआरएल यूट्यूब से कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे। तो मैं
ड्यूकेट का जो यूट्यूब चैनल है, वहां से कोई वीडियो ले आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे करीब 25-30 वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो एक छोटा वीडियो मैं अपना डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्यूकेट के चैनल से डाउनलोड करोगे तभी होगा, कोई सा करो, बस पब्लिक लिस्ट में होना चाहिए और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या करा मैंने, यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करा। तो मैं शॉर्ट वाले इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे डाउनलोड होने में। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी जगह पर इसको पेस्ट कर। अब यूट्यूब ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी हुई है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बॉट या कोई प्रोग्राम है जो बार बार इसको डाउनलोड करने आ रहा है। तो यूट्यूब क्या करता है, यूजर की आइडेंटिटी को पहले पहचानता है कि कौन है जो डाउनलोड करने आ रहा है। और जो बंदा यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने आ रहा है उसका अकाउंट होना चाहिए जीमेल पर। जीमेल पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को अब जीमेल ने खरीद लिया है। पहले यूट्यूब अलग कंपनी थी, बाद में यूट्यूब को जीमेल ने खरीद लिया। तो अब अगर आपका जीमेल पर अकाउंट नहीं है तो आप यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब इस बात के लिए आपको अपना ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन कराने के लिए आपको यहां पर दो आर्गुमेंट पास करने हैं। एक का नाम होगा यूज ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू ट्रू, और एक होगा अलाउ ऑथेंटिकेशन कैशे इक्वल टू ट्रू। क्या मतलब है इसका, उसको समझते हैं। इसका मतलब है आर्गुमेंट का, अगर मैंने ये आर्गुमेंट यूज नहीं करा तो एरर आ जाएगी। बोलेगा आप कोई मैलिशियस कोड चला रहे हैं, यूट्यूब को नुकसान कर सकते हैं, हम आपको परमिशन नहीं दे रहे। अब आप जब ये आर्गुमेंट लिखेंगे कि हाँ आप हमारा ऑथेंटिकेशन कर लो, तो जब आप ये लिखते हैं तो पहले यूट्यूब आपको एक पासवर्ड सेंड करेगा। उस पासवर्ड को आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करके एक जगह पर स्टोर करके आना पड़ेगा। जब आप ये कर देंगे तब यूट्यूब समझेगा हाँ आप वैलिड यूजर। उसके बाद जो अगला आर्गुमेंट है वो ये है कि सर बस एक बार कराना एक लैपटॉप में। अब मैं इस लैपटॉप पर और जितने प्रोग्राम बनाऊं उनसे अगर यूट्यूब से डाउनलोड करूं वीडियो, तो मुझे बार बार ऑथेंटिकेशन ना करना। तो हम क्या करते हैं, अपने ऑथेंटिकेशन को ट्रू कर देते हैं कि हमारे ऑथेंटिकेशन को स्टोर करके रखें। तो इस आर्गुमेंट का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बिना ऑथेंटिकेशन करे अगली बार चला सकते हैं। अब तो सर इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने लैपटॉप पे चलाओगे तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा ये, क्योंकि आपने तो पता नहीं पहले कितने बैचों में कर रखा होगा ये। लेकिन आप जब अपने लैपटॉप पे चलाओगे तो आपका नहीं आएगा, आपका बोलेगा कुछ मैंने चला दिया, तो मेरे में तो आंसर शायद आ जाएगा। देखें आपके में कुछ आ रहा है ऐसा आंसर, रन कराओ। प्रोग्राम को रन कराओ, उसको ब्राउज़र क्या बोलते हैं, उसको सही सही से कॉल करो यार। यूआरएल पहले यूआरएल लिखो सही से। तो यूआरएल कोई कॉपी करके पेस्ट कर दो अपना। इम्पैक्ट कर रहा है बिल्कुल।
फाइव टू सिक्स तो प्रिंसिपल कर लिया पहले, फाइव टू सिक्स करना है। अपने प्रोग्राम जहाँ भी ये सेव करा है वहां पर कैलेंडर नाम से एक प्रोग्राम है, उसको रीनेम कर दो। कैलेंडर नाम का प्रोग्राम नाम दे दो साथ में। हाँ, अब देखो जब आप चला रहे होंगे जो उनका सही चल रहा है तो वहां पर लिख कर आ रहा होगा, एक कोड लिख कर आ रहा होगा, है ना, 3 3 6 और 4 10 कैरेक्टर का बीच में डैश डैश होंगे। तो क्या करना है आपको, पहले यूआरएल दे रखा है, प्लीज ओपन यूआरएल कॉपी करो https से लेकर और डिवाइस तक, और इसको ब्राउजर ओपन करके एंटर करो भाई। अब आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेगा अपने आप। अब कह रहा है वो कोड एंटर करो, जो कोड आपको दिया है यूट्यूब ने, उस कोड को कॉपी करके एंटर करो। कंटिन्यू, अपना अकाउंट सेलेक्ट करो जिस अकाउंट से आप ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो, अलाउ, सक्सेस हो गया। अब वापस जाओ और एंटर हिट करो, एंटर, वेट करो। नहीं, बस एक लैपटॉप पर एक बार, मतलब ये डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई है। अगर आपने लैपटॉप चेंज करा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। जब तक इसी लैपटॉप पे करोगे तब तक अभी दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अभी वीडियो नहीं आई है, अभी सिर्फ ये आया है कि वो वीडियो कितने फॉर्मेट में मिलेगा। डाउनलोड करने का प्रोग्राम दूसरा बनेगा, ठीक है। आप तो इसको ओपन करो ना, इस यूआरएल पे जाओ, कॉपी करो यूआरएल https से लेकर डिवाइस तक। हाँ, अब ब्राउजर पर जाकर पेस्ट करो इसी यूआरएल, एंटर करो। अब वो आपसे कोड मांग रहा होगा। अब जो प्रोग्राम के आउटपुट में कोड लिखकर आया लास्ट में, उसको कॉपी करके पेस्ट करो। लास्ट में लिखा ना, डैश डैश करके लिखा है 10 लेटर का, इसको कॉपी करके पेस्ट करो। कंटिन्यू, अपना अकाउंट सेलेक्ट करो जिस अकाउंट से आप ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो, कंटिन्यू, अलाउ, सक्सेस। अब वापस जाओ प्रोग्राम पर, आउटपुट पर प्रोग्राम में एंटर हिट कर दो। वहां पर लाने के बाद और एंटर हिट, वेट करो। उसके बाद जो आउटपुट मेरा आएगा वही आउटपुट आप सबका भी आ जाएगा। तो ये जो ऑथेंटिकेशन की पॉलिसी है, ये अभी यूट्यूब ने लास्ट ईयर ही 2024 में ओपन करी है।
उससे पहले बहुत कुछ यूट्यूब के साथ हो रहा था जिसको वो नहीं समझ पा रहे थे, अब जो है ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप अपना यूट्यूब डाउनलोड मेरे तरफ अगर बनाओगे तो आपका जीमेल अकाउंट रजिस्टर्ड जरूर होगा। तो आप बेटर है कि जिस यूजर के लैपटॉप पर इस प्रोग्राम को चलाओ उसी से कहो भाई अपने जीमेल अकाउंट से अपना अकाउंट रजिस्टर करो। चलो जितना कहोगे ठीक है, बाकी देखो आगे। तो अब इस आउटपुट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस आउटपुट में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली स्ट्रीम आई है, इस वीडियो की पहली स्ट्रीम आई है और वो MP4 वीडियो को कंटेन करती है जिसका रिजोल्यूशन 360 है और फ्रेम पर सेकेंड FPS 30 है। तो देखो हम लोग कोई बहुत ज्यादा उस फील्ड के जानकार तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा इतना हमें पता है कि वीडियो की क्वालिटी इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो में रेजोल्यूशन बहुत बढ़ गया 1080 और FPS ही बढ़ गया आपका। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो है ये लिस्ट है, इस लिस्ट के 0 इंडेक्स की स्ट्रीम ये हो गई, उसके बाद कॉमा ये आ गया, अब ये फर्स्ट इंडेक्स की स्ट्रीम हो गई एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूं और अब उसमें हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम्स को प्रिंट नहीं करेंगे। स्ट्रीम्स हमें पता चल गया एक लिस्ट का नाम है, उस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर एक वीडियो है, फर्स्ट इंडेक्स पर एक वीडियो है, तो हम जिस इंडेक्स से डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो थोड़ा क्वालिटी एवरेज होगी, 0 इंडेक्स की हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि टाइम कम लगे, सब लोग कर पाए। अब जो भी इंडेक्स की डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हर स्ट्रीम के ऊपर डाउनलोड मेथड आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड में अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और अगर आप किसी डिफरेंट लोकेशन पे करना चाहते हो तो यहाँ पर अपना पाथ बता सकते हैं कि भाई C ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो जाए। फिलहाल हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही कर लेते हैं, और जब ये हो जाएगा तो एक मैसेज डाल देते हैं डाउनलोडेड का। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये आपकी आ जाएगी जब डाउनलोड हो जाएगी। तो इंटरनेट की स्पीड, हार्डवेयर आपका, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब ये मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाकर चेक करूं तो ये उसी नाम से आई होगी जिस नाम से यूट्यूब पर ये पब्लिश हुई थी। स्ट्रीम देख लो ऑडियो वाली कौन सी है, उसमें MP3 लिखा होगा, जिसमें MP4 लिखा था उसमें .MP3 लिखा होगा। और बेटर है कि आप और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उसको जाके पढ़ो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे जाओ py.org और यहाँ पे लिखो, ये आपको बहुत सारी नॉलेज देगा। पाईट्यूब फिक्स, तो ये पाईट्यूब फिक्स का डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करेंगे आ जाएगा। प्लेलिस्ट डाउनलोड करने का भी है, अगर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का URL पास कर दीजिए, लूप लगाओ, एक एक वीडियो आता जाएगा। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे गेट ऑडियो, तो वीडियो जो भी आपका वीडियो है .streams .get ऑडियो ओनली, यानी कि सिर्फ ऑडियो ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी सीखने को यहाँ पर।
पूरा का पूरा चैनल डाउनलोड करना है किसी का, तो पूरा का पूरा चैनल डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ऑल वीडियोस फ्रॉम ए चैनल। ठीक है। तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन का मैंने कराई दी है, इसमें कुछ था ही नहीं करने को। पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट डाउनलोड करनी है। तो घर बैठ के फुर्सत में इसको पढ़ते जाओ, अपना करते जाओ यूज अपना। ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा डाउनलोड मैनेजर बढ़िया सा अपना बना सकते हो। जितना यूजर इंटरेक्शन ऐड करना चाहो, तो यूजर से पूछ लो, यूजर एंटर यूआरएल, तो यूजर के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। और देखो ये लाइब्रेरी अभी परसों ही अपडेट हुई है, 1 फरवरी 2025 को। मतलब 3 दिन पहले की बात है, 4 तारीख है हमारी। तो पिछले बैच में मैंने ये लाइब्रेरी इस वर्जन की नहीं पढ़ाई होगी, इससे पुराने वाले वर्जन की पढ़ाई होगी। बराबर। कोई भी लाइब्रेरी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, जो जो मैंने पढ़ाई है आपको थर्ड पार्टी वाली, तो आप उनके डॉक्यूमेंटेशन को इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वाला जो चैप्टर है हमारा, मैं इसको अपनी तरफ से कंप्लीट मानता हूँ फिलहाल के लिए। आगे जाके जिनका जो जो कोर्स होगा, उनको वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। तो डाउनलोड में डेस्कटॉप को लिखना है, डेस्कटॉप का पाथ लिखना है। डेस्कटॉप का पाथ डेस्कटॉप लिखने से नहीं आता है। डेस्कटॉप का पाथ ऐसे आएगा। ये है डेस्कटॉप का पाथ, सी के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर का नाम, उसके बाद डेस्कटॉप, ये पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे करके। ड्यूकेट की जगह आपको अपना कंप्यूटर का नाम लिखना पड़ेगा। सिर्फ डेस्कटॉप लिखने से नहीं आएगा, तो उसको हटाकर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रहने दो। चलो, अब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं ये पता करना चाहता हूँ मेरे सिस्टम में कितनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पिप लिस्ट। इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से आपके लैपटॉप में जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं, जो पिप कमांड से आपने करी है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। करो जरा आप अपनी, मेरी देखो कि मेरे तो बहुत आएंगी। भाई 3 4 आ रही होंगी जो आपने कल परसों करी है। एक तो पाई टू फिक्स आ रही होगी, जीमेल आ रही होगी, पिलो आ रही होगी, क्यूआर कोड आ रही होगी। कितनी करी है आपने अभी तक? मेरे में बहुत सारी आएंगी, मैंने पता नहीं कितनी कर रखी। तो आप अपनी फोकस करो, तेरा छोड़ो। जिनका मैकबुक है उनके में टर्मिनल होगा।
तो इस कमांड को चलाने के लिए हमारे लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि पिप कमांड पाइथन सेटअप के साथ आती है, लैपटॉप के साथ नहीं आती है। दूसरा, ये कमांड जिस वेबसाइट से लाइब्रेरी डाउनलोड करती है, उस वेबसाइट का नाम है py.org, इसीलिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा, इस सिंटैक्स में जब आप जिस लाइब्रेरी को डाउनलोड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होता है। ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं किसी लाइब्रेरी के, तो डबल इक्वल टू लगा के उसका वर्जन लेंगे। डबल इक्वल लगाना है, सिंगल नहीं, डबल इक्वल लगा के उसके वर्जन का नाम लिखेंगे। तो वर्जन का नाम आपको नहीं पता होगा, तो आपको पहले py.org पे जाके पढ़ना होगा कि लाइब्रेरी जो आप डाउनलोड करने जा रहे हो उसका वर्जन क्या है। तो जनरली अगर हम पाइथन के पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, पाइथन 3.6 3.8 पे काम कर रहे हैं, तो शायद लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन उसके कंपैटिबल नहीं होगा, तो आपको उस लाइब्रेरी का पुराना वर्जन रिक्वायर्ड होगा, तब आप रन कर पाएंगे उसके लिए। और अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो जो लेटेस्ट पाइथन आपने इंस्टॉल करी थी अकॉर्डिंग टू टाइम, उसमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। तो अगर किसी के लैपटॉप में एक से ज्यादा पाइथन है, तो बेटर है कि आप पिप के आगे पाइथन के वर्जन का नाम साथ में लगाएं। इससे क्लैरिटी रहेगी कि आपके लैपटॉप पे पाइथन चार चार हैं, लेकिन ये कमांड सबके लिए काम नहीं कर रही है, किसी पर्टिकुलर पाइथन वर्जन पे काम कर रही है। जब आपको कुछ नहीं पता है, तो जो सबसे बाद में आपने इंस्टॉल करा होगा उस पे काम कर रही है।
एक ही बार में आप 4-5 लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हो तो अलग अलग पिप लिखने की जरूरत नहीं। पिप इंस्टॉल, पहले लाइब्रेरी का नाम कॉमा, दूसरी का मतलब पिप इंस्टॉल पाईट्यूब फिक्स कॉमा क्यूआर कोड कॉमा जीमेल कॉमा, जो जो है एक बार में आप अपना कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन एज नहीं है, एंड। चलो, तो अभी तक का हमारा जो सफर तय हुआ पाइथन का, ये सफर हमारा तय हुआ है आइडल एडिटर पे। अब आइडल एडिटर में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अब वैसे वैसे हमें कुछ हिंट्स की जरूरत पड़ती है। हिंट्स का मतलब है मैं एक लेटर लिखूं और अपने आप उसका आगे का लेटर लिख दूं, पूरा वर्ड लिख जाए, मुझे पूरा टाइप ही ना करना पड़े। जैसे मैं लिखा इम्पोर्ट पाई ट्यूब फिक्स, मुझे ऐसा एडिटर चाहिए जैसे मैं लिखूं इम्पोर्ट, जैसे मैं आई एम लिखूं अपने आप पी ओ आर टी लिख दे वो। मैं लिखा पाई टी अपने आप पूरा लिख दे, तो मेरा डेवलपमेंट और फास्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही कोई चीज कॉल करने के लिए फंक्शन लिखूं, अपने आप उस फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग निकाल के दिखा दे किस फंक्शन में ये होता है, बिना हेल्प लगाए। आइडियल में अगर किसी फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो हेल्प लगा के पढ़ना होगा। तो मुझे ऐसे एडिटर की जरूरत पड़ रही है जो हमारे डेवलपमेंट को फास्ट करा पाए, उन चीजों से बचा ले जो हमें याद करनी पड़ती हैं, जहां पर हमारी गलती ज्यादा हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की। तो अगर हम ऐसे एडिटर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एडिटर मार्केट में बड़ा फेमस है आजकल, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एडिटर का जन्म 2015 में हुआ था। उससे पहले डेवलपर्स अल्टरनेट सॉफ्टवेयर यूज करते थे, लाइक पाइथन के प्रोग्रामर्स पाईचाम एक सॉफ्टवेयर आया करता था। हाँ मतलब आज भी है, अब वो था वाली सीरीज में ही चला गया एक तरीके से। तो पाईचाम का यूज करते थे इसी काम को करने के लिए जो आज वीएस कोड कर रहा है। वीएस कोड के दो फायदे हैं। पहला फायदा है जिसने इसको बनाया है उसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रही है तो ऑब्वियसली कुछ ढंग का ही बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। और दूसरा इस एडिटर का प्लस पॉइंट है, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। सी लैंग्वेज पढ़ने वाले भी इसका यूज कर सकते हैं, एचटीएमएल पढ़ने वाले भी इसका यूज कर सकते हैं, जावा पढ़ने वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। इस एडिटर में ज्यादा फोकस करा गया है वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर। तो जिनका कोई भी फील्ड वेबसाइट डेवलपमेंट का है, चाहे मीन वर्न का, चाहे पीएचपी का, चाहे किसी भी के थ्रू फुल स्टैक का है, तो ये एडिटर बड़ा उन लोगों के लिए फेवरेट रहता है। तो जिनका कोर्स आगे जाके फुल स्टैक होगा, पाइथन फुल स्टैक होगा, वो अपना सफर
इसका यूज करके ही पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये एडिटर बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है डेटा एनालिटिक्स के लिए या डेटा साइंस के लिए या एआई के। तो उसके लिए जो एडिटर यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर उसका नाम है जुपिटर। तो जुपिटर नाम का एक और एडिटर है जो बहुत अच्छा नहीं है फुल स्टैक के लिए, बहुत अच्छा है एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई। तो फिलहाल अभी हम जिस रास्ते में हैं वहां पर अभी हम पाइथन में ही चल रहे हैं, और पाइथन का लगभग 70% हमारा सिलेबस पूरा हो गया है जो हमारे सिलेबस मिला है पढ़ने के लिए। तो आगे का जो 30% का सफर है वो हम बीएस कोड पर तय करेंगे। उसके बाद आपका बैच अलग हो जाएगा फुल स्टैक वालों का। तो जब फुल स्टैक वाले जाएंगे अपने तो बीएस कोड ही पढ़ेंगे आगे तक। और जिनका एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई होगा वो फिर अगले बैच में आ जाएंगे, अलग बैच में आ जाएंगे, और फिर उनको उस समय जुपिटर सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम बीएस कोड का एक्सपीरियंस लेने वाले। तो ये जो सॉफ्टवेयर है शायद इकलौता सॉफ्टवेयर है बाय माइक्रोसॉफ्ट जो फ्री है। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी चीज फ्री नहीं दी आज तक। इवन जो नोटपैड आप लिख रहे हो ये भी पैसे वाला है। विंडोज में आता है, विंडोज पेड है। जब आप विंडोज खरीदते हो तो नोटपैड मिलता है। ठीक है बहरहाल। तो वीएस कोड एडिटर अभी तक तो फ्री है, आगे का नहीं पता कब तक चलेगा। हो सकता है आदत डलवा रहा हूँ पहले हमारी, वो आदत पड़ जाए फिर बोलेगा खरीदो आप, जियो की तरह, है ना। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, 9 साल तो हो ही चुके। देखते हैं आगे क्या होगा। तब क्या करना होगा, डाउनलोड करने जाएंगे, यहाँ लिखेंगे डाउनलोड बीएस कोड। तो पहला लिंक आ जाएगा डाउनलोड बीएस कोड। विंडोज के लिए भी है ये, जो लिनक्स की फैमिली होती है उसके लिए भी है, और ये मैक वालों के लिए भी। और शायद पहला ऐसा प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज के अलावा किसी प्लेटफॉर्म के लिए आता है। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते नहीं विंडोज के अलावा किसी और के लिए। अपनी मोनोपोली लेके चलते हैं। वो कहते हैं मजबूर करो अपने आप के लिए कि अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो विंडोज चलाओ, मैकबुक चलाओ ही मत। पता नहीं क्यों इन्होंने दे रखा है, वो पॉपुलरिटी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। फिलहाल तो फ्री की बात कर रहे हैं, जब देखेंगे आगे जब आएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, आप भी कर लो। लेकिन ये 100 MB वाला आ रहा है, 1 मिनट रुको। एक बार लिखो VS कोड यूजर डाउनलोड करके। यही दिखा रहा है, चलो यही करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। यही है, यूजर वाला ही है, हल्का कर दिया है। 100 MB का है। कोई सॉफ्टवेयर अगर छोटा साइज का है तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंटरनेट और मांगेगा, बाकी फाइलें बची हुई हैं उस समय डाउनलोड करेगा जब इंस्टॉल कर रहे होंगे। होगा इसके साथ ऐसा। ठीक है। तो मेरे सिस्टम में पहले से VS कोड इंस्टॉल्ड है, पहले मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ सो डैट मेरा और आपका एक जैसा हो जाए। अभी इंस्टॉल मत करना, डाउनलोड कर लो बस। 100 MB का साइज है उसका। और जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ये लगभग 400-500 MB का बन जाएगा, जो भी 100 MB का है। ठीक है। अब इसकी कुछ फाइल्स फाइल्स होती हैं, एक बार वो हटा देता हूँ।
चलो अब जितना होना था मैंने कर दिया अनइंस्टॉल, कुछ बचा होगा तो देख लेंगे एक बार, पड़ा होगा। ठीक, तो अब जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, सिंपली डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करना है, इसमें कुछ खास साइट नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, करना ही पड़ेगा, यस नो बोलेगा तो यस करना है, रन डू नॉट रन बोलेगा तो रन पे क्लिक करना है। जहाँ ये इंस्टॉल हो रहा है होने देते हैं। अब देखो 100 MB का है, लेकिन कह रहा है एटलीस्ट 392 MB, मतलब मोटा मोटा 400 MB स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बना लो इसका, नहीं तो बार बार सर्च में जा जाके करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, इंस्टॉल, वेट करो। इसमें उनके अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें से कोई यूज नहीं होता। जिस कंपनी में जॉब करोगे उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा, उसी की बाउंड्री में रहकर आपको सारा काम करना होगा, उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म होते हैं। इन जनरल स्टार्टअप है तो VS कोड वगैरह यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। और अगर आपका कोई एनालिटिक्स वाली कंपनी है तो जुपिटर यूज करते हैं। कोई अगर डेटा साइंस ए वाली कंपनी है तो वो क्लाउड पे काम कराते हैं, लोकल कंप्यूटर काम ही नहीं कराते, क्योंकि उनका जो काम है, जो उनका डेटा है वो इतना ज्यादा होता है कि लोकल कंप्यूटर का हार्डवेयर हैंडल ही नहीं कर पाते। आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, AWS वगैरह पे या एज्योर पे या कोई थर्ड पार्टी क्लाउड पे काम कर रहे हो। बराबर। तो अब ये VS कोड हमारे में इंस्टॉल हो गया, डबल क्लिक करके लॉन्च कर लेंगे, डेस्कटॉप से शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ अपने VS कोड को आपके जैसा बनाने की। देखो शायद आपका ऐसा आ रहा हो काला काला सा। चलो मैंने भी अपना काला काला सा कर लिया ऐसे ही। उसके बाद आपका वेलकम भी हुआ होगा, वेलकम वेलकम कुछ है स्क्रीन वेलकम की नहीं? तो आइए तो उसको क्लोज कर दो। मेरी इसलिए नहीं हो कि पुराने वाले बैच का उसने डेटा उठा लिया कहीं से, बहरहाल जो भी है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि जब आप VS कोड पे काम करते हैं तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले, हमारे लैपटॉप पर पहले से पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो हमारे लैपटॉप पर जो भी पाइथन इंस्टॉल्ड होगी वही पाइथन ये यूज करेगा, यानी VS कोड के पास अपना पाइथन इंटरप्रेटर नहीं होता है। आपके लैपटॉप में पहले पाइथन इंस्टॉल होनी ही चाहिए। जुपिटर का एक फायदा यह है कि जुपिटर जनरली एनाकोंडा के साथ आता है और उसके साथ उसकी पाइथन भी आती है, तो अलग से आपके लैपटॉप में पहले से कुछ होगा ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है। बहरहाल हम पहले इसकी बात करेंगे। तो आपके लैपटॉप में जो पाइथन है, मेरे में 3.13 है, आपके में जो भी होगी उसको ये यूज करेगा पाइथन के कोड को रन करने। लेकिन जो आप सजेशन वाली बात कर रहे थे कि मैं एक लेटर लिखूं और अपने आप पूरा वर्ड लिख दे, मैं कुछ लिखूं मुझे बताता रहे क्या लिख रहे हैं हम, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, तो ये अभी नहीं कर पाएगा। अभी उस लायक नहीं है VS कोड कि ये हमें सजेशन देता रहे सही गलत। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है। पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है। कहां से करना होगा? मार्केट प्लेस से। मार्केट प्लेस क्या है? जैसे प्ले स्टोर होता है एंड्रॉइड के लिए, ऐप स्टोर होता है आईफोन के लिए, उसी तरह से VS कोड का जो स्टोर है उसको मार्केट प्लेस कहते हैं।
एक वेबसाइट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मार्केट प्लेस पर सारी लैंग्वेज के एक्सटेंशन रखे हुए हैं, जावा के, पाइथन के, डॉट नेट के, सी के। जिस लैंग्वेज का एक्सटेंशन आप डाउनलोड करके वीएस कोड में ले आते हो, आप उस लैंग्वेज का जब कोड बनाओगे तो आपको अपने आप सजेशन मिलते रहेंगे। अपने आप वो लिखते ही चेक कर लेगा सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। आइडियल में क्या है, 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा, 100 लाइन लिखने के बाद जब रन कराओगे पता चलेगा लाइन नंबर 1 पे एरर थी। इसमें क्या है, लिखते ही बता देगा गलत लिख रहे हो, तो आप अगले लाइन पे जाओगे ही नहीं। ठीक है, चलो। तो अब सर ये होगा कैसे? हमने कहा उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा मार्केट प्लेस का, इस आइकन पे क्लिक करो, ये जो आइकन बनकर आ रहा है। तो ये मार्केट प्लेस पर क्या क्या अवेलेबल है, आप जो चाहते हो यहाँ पे ढूंढ लो, पाइथन टाइप कर दो। सेकंड नंबर पे आया पाइथन। एक आ रहा पाइथन डीबगर, इस पे नहीं जाना है। एक पाई लेंस करके आ रहा है, इस पे नहीं जाना है। सिर्फ पाइथन जो आ रहा है इस पे जाना है। इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वैसे ही लिख कर आएगा इंस्टॉल। तो ये आपका क्या हो गया, पाइथन एक्सटेंशन फॉर वीएस कोड हो गया। ये आपने इंस्टॉल करना होगा, इस पे क्लिक कर लिया और ये इंस्टॉल हो गया। मुश्किल से 2 से 3 5 सेकंड लगते हैं, वो हो गया। बाकी इंटरनेट की स्पीड मैटर करेगी करेगी। इसी तरह से जिस लैंग्वेज पर काम करना चाहते हो उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है, प्लस उस लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके लैपटॉप पर पहले होना चाहिए। अब बीएस इसको हम हटा देते हैं यहां से, इसको क्लोज कर देंगे। एक्सटेंशन का जो टैब आ रहा है, और यहां पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, चला जाएगा। अब अगर आप बीएस कोड की थीम चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग थीम है, लाइट कलर की, डार्क कलर की। लाइट में हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट। तो जनरली डार्क थीम रखने के पीछे जो मकसद रहा होगा शायद उनका, बैटरी लाइफ। डार्क थीम में बैटरी आपकी लैपटॉप की कम खर्च होगी, तभी तो आप कंट्रास्ट कम रख के चलते हैं अपने। भाई आप अपना कंट्रास्ट कम क्यों लेके चलते हैं, ब्राइटनेस कम क्यों लेके चलते हैं, बैटरी यूसेज बढ़ जाए, है ना, आंखों में भी दिक्कत नहीं आती। तो आप अपने हिसाब से कोई भी थीम चूज कर सकते हैं। तो मैं रीडेबिलिटी को फोकस करने के लिए थीम चेंज कर रहा हूं। कैसे करेंगे, तो यहां पर मैनेज का ऑप्शन आता है, इसे कहते हैं मैनेज। इस पर क्लिक करेंगे मैनेज ऑप्शन पे, थीम्स में जाएंगे, अलग अलग तरह की थीम है। तो कलर थीम पे जाएंगे, कलर थीम भी कई सारी हैं, इतनी सारी हैं, आप में हो सकता है 2 4 कम आ रही हैं। तो आप यहाँ पे कर करके देख लो। जैसे सबसे पहले मेरी लाइट थीम आ रही है, ये लो, रोशनी हो गई। और कर करके देख लो, जो ज्यादा पसंद आए वहां रुक जाना अपना। ठीक है, तो ये घर पे खाली बैठे कुछ करना अगर हो तो ये काम करके अपना देख सकते। ठीक है, तो मैं अपने जो बाई डिफॉल्ट मेरा चल रहा था पहले वाला उसके साथ चलता हूँ, क्योंकि बाकी बैच में बच्चे बोलेंगे अजाक से क्या हो गया यार। तो फिलहाल अब मैं ये यूज कर। अब बात आती है सर इसमें पाइथन का प्रोग्राम कैसे बनेगा। और सर जो अब तक प्रोग्राम बना दिए वो नहीं चलेंगे क्या इसमें? हमने कहा वो भी चलेंगे, जो अब तक बना दिए, और जो नया बनाओगे वो भी चलेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहे नया प्रोग्राम बनाओ, चाहे पुराने अब तक जो प्रोग्राम बना लिए हैं उनको रन कराओ। पहले उस फोल्डर को ओपन करना होगा जिस फोल्डर में आपने आज तक प्रोग्राम रखे हुए हैं। अब बहुत सौ को तो यही नहीं पता होगा उनके लैपटॉप प्रोग्राम है कहाँ रखे हुए हैं। अब वो अपना अपना देखें भाई। तो फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर,
तो मुझे पता है कि मैंने आपके बैच के प्रोग्राम को एफ ड्राइव के अंदर बैचेस फोल्डर के अंदर 6 नाम से फोल्डर में रखे थे। अब आप अपना ढूंढो कहां पर आपका वो फोल्डर है जहां पर प्रोग्राम रखे हैं अभी तक। नहीं है तो कहीं बना लो अपना, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा अब मेरी वेलकम स्क्रीन भी आ गई उस फोल्डर के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में उस फोल्डर में जितनी चीजें रखी थी वो सब आ गई। आइडियल में ऐसा नहीं होता था, अलग ढूंढना पड़ता था। यहाँ पर सब आ रही है देखो, सारे प्रोग्राम अब तक जो बनाए थे। इस वेलकम स्क्रीन को हम कैंसिल कर देते हैं, हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब कोई प्रोग्राम जो आप रन करना चाहते हैं रन करके देख लो। जैसे पहले ही प्रोग्राम था ये रहा, P1। तो जो आपको दिख जाए आपका प्रोग्राम उसको पकड़ो, क्लिक कर दो। क्लिक करने से क्या होगा, हमने कहा बीच में जो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, उस पर ओपन हो जाएगा। तो ये इसका अपना एडिटर है। अब एडिटर की सेटिंग है, समय के साथ साथ हम सेटिंग सीखते रहेंगे। जैसे फॉन्ट आपका छोटा आ रहा होगा, अब मेरा फॉन्ट बड़ा आ रहा है, तो आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। टेम्परेरी फॉन्ट करने के लिए कंट्रोल माइनस, फॉन्ट कम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस, फॉन्ट बढ़ जाएगा। टेम्परेरी आप ऐसे कर लो। धीरे धीरे समय के साथ आप सेटिंग सीख जाओगे। एक ही दिन में पूरा VS कोड नहीं सीख लेना है, पहले दिन उतना सीख लो जिससे कि पहला प्रोग्राम VS कोड पे चल जाए हमारा। अब सर रन कैसे होगा ये? आइडियल में तो रन का ऑप्शन आता था, यहाँ भी आ रहा रन का ऑप्शन, लेकिन यहाँ से रन नहीं होगा। इसको रन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये जो प्ले का बटन आ रहा है यही रन का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो सर आइडियल में तो शेल विंडो अलग आती थी, यहाँ पर टर्मिनल विंडो आती है। अलग नहीं है, इसी के अंदर बॉटम पे ओपन हो जाएगी। ये आ गई, पहला प्रोग्राम रन हो गया। तो ये इसका क्या कहलाता है, टर्मिनल। आइडियल में आउटपुट आता था शेल पर, यहाँ आता है टर्मिनल पे। अब सर मान लीजिए मैं नया प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, पुराने प्रोग्राम को तो मैं रन करा ही लूंगा जैसा मैं करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फायदा और है, अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, टर्मिनल पे लिख दो, यहाँ पे क्लिक करो और यहीं पे लिख दो पिप इंस्टॉल, जो लाइब्रेरी है यहीं पे कर लो। अलग से कोई कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ है, सारे प्रोग्राम दिख रहे हैं, एडिटर ऊपर दिख रहा है, टर्मिनल नीचे दिख रहा है, एक ही जगह सब कुछ है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आइडियल में तीन चीजें मैनेज करो, आइडियल एडिटर अलग, शैल अलग, और कमांड प्रॉम्प्ट फिर अलग। तो सर अभी तक हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, क्या वो यहाँ काम करेंगी? हमने कहा पॉइंट ये है कि हमने पाइथन में अभी जितनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है वो पाइथन के किस वर्जन पे इंस्टॉल हुई है, और VS कोड ने हमारे सिस्टम की वही पाइथन यूज करी है तो चलेगी। और अगर VS कोड ने हमारे सिस्टम का डिफरेंट पाइथन यूज करा है और लाइब्रेरी अलग इंस्टॉल हुई है तो नहीं चलेगी। सर हमारे में तो एक ही पाइथन थी, अलग अलग कहाँ से आएंगे, तो चलेंगे। अगर एक ही पाइथन थी जो आइडियल में चल रही थी, वही पाइथन पर VS कोड उठाएगा, अलग तो वही नहीं कोई आपके पास, इसका मतलब चलेंगे। ठीक है। तो अब सर नई फाइल बनाना सिखा रहे थे यार, नई फाइल कैसे बनेगी? मान लो मैंने इसे क्लोज कर दिया, हम चाहते हैं नई फाइल बनाकर VS कोड पर रन कराई जाए। अब यहाँ जाएंगे फाइल पे,
न्यू फाइल। अब देखो यहाँ पे जिन लोगों ने पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया होगा उनके में ये ऑप्शन नहीं आएगा बीच वाला, पाइथन फाइल का। तो अगर किसी का पाइथन फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसका अभी पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। और अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है मतलब सब कुछ ओके है, अब आप नई फाइल बनाइए। तो इस पाइथन फाइल पे क्लिक कर दिया मैंने। पूछ रहा है बताओ क्या बनाओगे। नाम बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड है, तो नाम दे दो। कैसे दोगे, फाइल में जाओ, सेव एज। तो बाय डिफॉल्ट वीएस कोड क्या करता है, किसी फाइल का नाम हमारे प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 1 है उस पर रख देता है। क्या मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, तो मेरे प्रोग्राम का नाम उसने प्रिंट ही कर दिया। मेरी फाइल का नाम मैं यहाँ लिख दूं मान लो हेलो, तो फाइल का नाम हेलो कर देगा। तो बेटर है कि आप अपने प्रोग्राम का खुद एक नाम दें। फाइल में गए, सेव एज, अब जो नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप अपना दे सकते। कोई भी नाम दे दो, मैंने अपने हिसाब से जो चल रहा था सीक्वेंस उसके हिसाब से दे। मैंने जैसे PRI लिखा, अपना पता नहीं लगा, ये तो नहीं लिखना चाहते कहीं, हमने कहा यही लिखना है, बस लिखो मत एंटर कर दो। सोचो कोई फंक्शन ना बहुत बड़ा होता 10-12 लेटर का, तो मुझे शुरू के 2-3 लेटर लिखने हैं बस। अब प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे तो पैरेंथेसिस लगाएंगे, लगाना जरा एक लगाओ। क्या हुआ, अपने आप दूसरी आ गई, दूसरे की जरूरत ही नहीं, अपने आप आ जाती है। क्योंकि पता है जब फंक्शन कॉल करोगे तो ओपन कर रहे हो कॉल के लिए, तो क्लोज तो करोगे ही उसे। इतना आइडियल समझदार नहीं था, वो कह रहा नहीं दोनों बनाओ। आपने बस एक बनाई, दूसरी अपने आप आ गई। और जैसे ही आपने लिखा वैसे ही फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन आ गया कि प्रिंट फंक्शन ऐसे कुछ काम करता है। हमने कहा उसकी जरूरत नहीं है, एस्केप की प्रेस कर दो। तो किसी भी फंक्शन को लिखते समय उसका डॉक्यूमेंटेशन आता रहेगा। आपको अगर वो नहीं पढ़ना है तो एस्केप की आपने यूज कर सकते हो हटाने के लिए। अब मैंने इसमें हेलो प्रिंट करना है, तो हेलो किस में लिखोगे, स्ट्रिंग ओपन करो, अपने आप क्लोज हो गए। क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है आप। सर मान लो गलती कर दी मैंने, क्लोज करी नहीं। वैसे तो कह रहा है कि आपकी जरूरत ही नहीं है, हमने खुद ही कर दी। मान लो फिर ही मैंने ऐसे कर दिया, लाल हो गया, अंडरलाइन, कह रहा है गलत है यहाँ पर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी आइडल होता तो कुछ नहीं बताता, कह रहा पहले लिख लो, पहले जब रन कराओगे तब बताऊंगा कहाँ गलत है आप। मतलब लिखते ही पता चल जाएगा मैं गलत हूं कि सही हूँ, आगे मैं बढ़ी नहीं रहूंगा। तो सर ये तो आपको बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए था, आदत गलत पड़ जाती है हमारी, हम सीख ही नहीं पाते अपने हाथों से लिखना। अगर पहले दिन से ये पढ़ा दूंगा आपके लिए तो आधी बात तो आपको खुद पता ही नहीं होंगे क्या होती है, क्योंकि वो खुद ही कर देगा VS कोड। आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको याद ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं हो। VS कोड से एंटर करा, लिखवा लेते थे अपने आप। इसका इस्तेमाल करना चाहिए डेवलपमेंट में जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। पैसा इन्वॉल्व हो रहा है का मतलब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और कंपनी आपको एक दिन का 1,000 रुपये पे कर रही है, मान लो 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी एक दिन में ज्यादा काम करके जाओ। अब आप लेके बैठे हो बेसिक एडिटर, 100 लाइन लिख ली, पता चलता एरर आई लाइन नंबर 10 पे, अब ढूंढो कहाँ आई क्या है। कंपनी क्या बोलेगी, भाई VS कोड यूज करो ना, आप क्यों यूज कर रहे हो वाले एडिटर। वो आपको पे कर रही है उस चीज का, वहां लर्निंग नहीं है, वहां अर्निंग चल रही है। तो लर्निंग के लिए जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक के साथ चलो, अर्निंग के लिए जितना एडवांस हो सकता है उतना एडवांस के साथ चलो। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर रन करना है तो रन कर दो, यहीं पे आ जाएगा आउटपुट, ये आ गया। सर आउटपुट हटाना है तो ये आ रहा है डिलीट, आउटपुट स्क्रीन को डिलीट कर दो। लिखना सर आई, जैसे मैंने आई लिखा,
अपने आप कह रहा है आई से शुरू होने वाली ये सारी चीजें बताओ कौन सी है। हमने कहा इनमें से कोई नहीं है, तो थोड़ा और लिखते हैं। एम, हाँ अब सही है, आगे अपने काम का। बस एंटर कर दो कर्सर लाके, लिख गया अपने। अब सर मैथ लाइब्रेरी लिखनी है, स्पेस देके लिखो एम ए, ये आ गई सर मैथ। तो एम ए से शुरू होने वाली लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है पाइथन में, इसलिए नहीं चाहिए थोड़ी। अब सर मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन पढ़ाया था आपने, स्क्वायर रूट। मुझे नहीं पता उसकी स्पेलिंग स्क्वायर रूट है या SQRT, वो करता क्या है, बस हिंट है कि हाँ स्क्वायर रूट का फंक्शन होता था। तो लिखो यहाँ पर MH डॉट, जैसे ही डॉट लगाओगे अपने आप सारी लिस्ट आ जाएगी। एस लिखो, एस वाले सारे फंक्शन आ जाएंगे। याद आ गया, हाँ ये था सर। स्पेलिंग का नाम SQRT है। कर्सर लेके आओ यहाँ पर डाउन एरो की से, एंटर कर दो। और जैसे एंटर करोगे ये बताएगा अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। देखो ओपन करो, बताने लगा कि मैं रिटर्न करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स कौन है, एक्स आपका एक आर्गुमेंट है, और वापस क्या करेगा, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू वापस करेगा। मान लो मैंने यहाँ पर 16 दे दिया, और इससे जो रिजल्ट आया उसको मैंने किसी बैरल में स्टोर कर लिया या कहीं प्रिंट करा लो। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई कोड आप लिख रहे हो तो वो कोड रन कराते समय आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट VS कोड में जो भी आप लिखते हो वो उसको पहले सेव करना पड़ता है कंट्रोल S से। तो जब आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पर ना डार्क सर्कल बनकर आएगा, क्रॉस साइन नहीं आएगा। इस क्रॉस साइन की जगह एक डार्क सर्कल बनकर आएगा। अगर ये बनकर आ रहा है डार्क सर्कल, मतलब अनसेव्ड हो। और जैसे कंट्रोल S प्रेस करोगे ये क्रॉस आइकन बन जाएगा। तो अगर ये क्रॉस आइकन बन रहा है फाइल पे तो वो सेव्ड है, और जो आपने चेंज करे हैं फिर आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सर आपके में नहीं हो रहा है ऐसा, मैंने इसमें सेटिंग कर रखी है कि टाइप करते ही सेव हो जाए। बार बार कंट्रोल S का कौन याद रखेगा। तो हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं कि ऑटो सेव, लिखो लिखते ही ऑटो सेव। हम ऑटो सेव का टाइमर लगा सकते हैं कि हर 5 सेकंड बाद ऑटो सेव। मैं लिखूं, 5 सेकंड वेट करो, सेव। 5 सेकंड में जितना लिख लूं उसके बाद फिर सेव, मतलब ऐसा करके हम टाइमर लगा सकते। सर हमारा लगवा दो, मैनेज पे जाओ, मैनेज पे सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे सर्च मारो ऑटो सेव। जैसे ऑटो लिखोगे आ ही जाएगा यार। अब जो जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखे हैं वही वही आप भी कर लो अपने। नीचे आओ, थोड़ा स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आएगा फाइल्स में, ऑटो सेव डिले। तो आपकी वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर, 10,000 है कितनी है, नेवर है, क्या लिखी है यहाँ पर। तो इसको 0 कर दो, मतलब ऑटो सेव में डिले करना ही नहीं है। और नीचे एक ऑप्शन पिक कर दो, ऑटो सेव व्हेन नो एरर, मतलब अगर आपके कोड में एरर नहीं है अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद। तो सर और भी एक्सप्लोर करोगे घर जाकर तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको उसके अंदर। हो गया सेव पे, कुछ नहीं, बस हो गया, क्लोज कर दो इसे। अब लिखो कुछ, देखना लिखने के बाद यहाँ पे सर्कल बनकर आ रहा है या क्रॉस बनता है। ऑटो, अगर क्रॉस बनना रहेगा तो ऑटो सेव हो गया, और सर्कल बनकर अभी भी आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ अभी सेटिंग रह गई है। ठीक है, मतलब सही चल गया अगर क्रॉस आ रहा है। अब देखो पता कैसे चलेगा सर इसने कौन सा इंटरप्रेटर उठाया है।
नीचे जो मेरे में ब्लू कलर की एक यहाँ पे स्ट्रिप सी आ रही है, पट्टी सी आ रही है, यहाँ पर देखो लिखा होगा पाइथन कौन सा यूज कर रहा है। मेरे में 3.13.1 बता रहा है, आपके में देख लो कौन सा बता रहा है। तो अब आपने जब पाइथन इंस्टॉल पिप इंस्टॉल कमांड चलाई थी, अगर वो इसी 3.13 में हुई है तो VS कोड मेरा यही वाला पाइथन उठा रहा है, तो सारी लाइब्रेरी जो अब तक आपने पिप इंस्टॉल करी है सब चल जाएंगी, सारे प्रोग्राम चल जाएंगे। और अगर ये डिफरेंट है तो आपको फिर सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। टर्मिनल को मैनुअली ओपन करके ऑपरेट करना चाहो तो 3 डॉट पे क्लिक करो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। रन के आगे 3 डॉट जो आ रहे हैं उस पर क्लिक करो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, तो मैनुअली आपका टर्मिनल आ जाएगा। यहाँ से कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जब प्रोग्राम रन कराओगे तो आउटपुट तो इस पर आ ही जाएगा। यहाँ से क्लियर कर सकते हो। चलो तो अब हम डेली कुछ ना कुछ अपना अपना सीखते रहेंगे इसमें। तो फोकस VS कोड पे कम करना है, फोकस हमें पाइथन पे ही रखना है अपना। तो आगे के हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं पाइथन में अब, वो हम इस VS कोड पर ही पढ़ने वाले हैं। तो सर कितना रह गया अभी, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में ओवरव्यू देता हूँ। एक आपका बचा है फाइल इनपुट आउटपुट, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एडवांस फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थ्रेडिंग, लास्ट है टी के इंटर। 7 टॉपिक बचे हैं। टी के इंटर, GUI प्रोग्रामिंग। तो अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम हमारे इतने टॉपिक बचे हुए हैं। ये टॉपिक सर सबके कॉमन है, डेटा साइंस में सॉरी फाइल्स में टॉपिक यहाँ पर। अब देखो हमने जो अपना सिलेबस डिजाइन करा हुआ है वो इस तरह से डिजाइन करा हुआ है कि एज ए डेवलपर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो। अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट आ रहे हो तो माइट भी कुछ चीजें कम आपको चाहिए, सारी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा आ जाए तो नुकसान नहीं होता, सिर्फ टाइम का नुकसान होता है ना। कम रह जाए और टाइम बचा लिया तो नुकसान ज्यादा हो जाता है ना। अब जैसे ये वाला टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट हो या एज AI डेवलपर हो तो हल्का फुल्का ओवरव्यू पता है 2 मिनट का तो काम चल जाता है। अब जैसे ये टॉपिक है ऊप्स कॉन्सेप्ट, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप एनालिस्ट की तरह इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो 10-15 मिनट इस पे लगा लो, बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप मुझसे बोलो कि सर सिर्फ एज एनालिस्ट हम फोकस करें तो ये 2 टॉपिक शायद बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिक पता है उससे ही काम हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका बेसिक पता है तो भी काम हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनालिस्ट हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे फुल स्टैक डेवलपर हो, कोई भी हो। यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके आगे पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नुकसान कम होगा, होगा लेकिन कम होगा। होगा इसलिए क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके जैसे 4 लोग और बैठे होंगे, और अगर उनको ये चीज पता है तो प्रेफरेंस उनको मिल जाएगी। भीड़ इतनी क्या करें, कंपनी ढूंढ रही है कि तुम्हें जावा भी आनी चाहिए साथ में पाइथन पे। आप बोलो मैं तो एनालिस्ट हूँ, बोलेगा कल को नया प्रोजेक्ट आ गया तो
नए बंदे रोजगार करेंगे आप ही को आनी चाहिए, आप ही को मीन मारना आना चाहिए। कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है, सब आना चाहिए इसे। और हम कह रहे हैं पाइथन में ही और कम कर लो। भाई हम यही तो कह रहे हैं, हम एनालिस्ट हैं तो पाइथन में इतना ही क्यों पढ़े? तो समय के साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब ये सब चीजें ना 8th क्लास का बच्चा पढ़ के आ रहा होगा। आपके घर में छोटे भाई बहन अगर होंगे तो देख लेना एक बार, 10th में 12th में सब पढ़ के आएंगे वो जब आपके लेवल पर आएंगे बोलेंगे और क्या है इसमें, और बताओ और क्या है, ये तो पढ़ लिया हमने। अब ये समय के साथ हमें चलना चाहिए, है ना। बहरहाल मैंने आपको आपका आंसर दे दिया कि यहाँ दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, लेकिन आना चाहिए क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। बहरहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल फाइल हैंडलिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।